Hello everyone, welcome back to our class. Our third chapter शब्द विचार. शब्द विचार में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि शब्द किसे कहते हैं. वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनता है. शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 5 आधारों पर किया गया है. पहला पॉइंट था स्रोत एवं इतिहास के आधार पर, जो हम पढ़ चुके हैं. सेकंड पॉइंट है रचना के आधार पर. रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है. रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द. कौन कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ शब्द. आइए सबसे पहले रूढ़ शब्द देखते हैं. रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं. रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता. इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता. रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता. जैसे पुस्तक, चिड़िया, सब्जी, तारा आदि. दूसरा है यौगिक शब्द. 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं. जिन शब्दों के हम 2 टुकड़े कर सकें और उन दोनों टुकड़ों के अर्थ निकले, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं. जैसे देश प्लस भक्ति, देशभक्ति. विद्यालय, विद्या प्लस आलय. विद्या मीन्स जो आप ग्रहण, शिक्षा जो आप ग्रहण करते हैं. आलय विद्या का घर, विद्यालय. देव, देव का दूत, देवदूत आदि. तीसरा है योग रूढ़. जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं. या फिर इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी तीसरे के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं. जैसे पंकज, पंकज मीन्स पंख, पंख मीन्स कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला. कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या क्या है? सबसे पहले तो हम लोग कमल जानते हैं. कमल के अलावा मछली भी है, शंख भी है. कीचड़ में जन्म लेने वाला, शंख, मछली, कमल. इस शब्द से किसी अन्य के बारे में हमें ज्ञात हो रहा है. नीलकंठ, नीलकंठ नीला है, कंठ जिसका. घनश्याम अर्थात कृष्ण भगवान. चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु भगवान. इन शब्दों से हमें किसी अन्य के बारे में जानकारी मिल रही है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे. तीसरा है शब्दों का वर्गीकरण. पहला हो गया स्रोत एवं इतिहास के आधार पर. दूसरा रचना के आधार पर. स्रोत एवं इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है. रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है. रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. अब है तीसरा प्रयोग के आधार पर. प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है. पहला है सामान्य, पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है. सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक. पहला है सामान्य शब्द. देखते हैं. जिनका प्रयोग दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हर व्यक्ति करता है. जिनका प्रयोग दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हर व्यक्ति करता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सामान्य शब्द कहलाते हैं. ऐसे शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं. जैसे पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा, बेटा पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखो. पिता ने पुत्र से कहा, बेटा पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखो. ये सामान्य शब्द है. दूसरा देखते हैं पारिभाषिक. जिन शब्दों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टीकरण या परिभाषा की आवश्यकता होती है. जिन शब्दों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टीकरण या परिभाषा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं या फिर पारिभाषिक शब्द कहलाता है. जैसे अध्यापक ने छात्रों को बताया कि
परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध व उपवाक्य पूछे जाएंगे। अध्यापक ने छात्रों को बताया कि परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध व उपवाक्य पूछे जाएंगे। संज्ञा, अब ऐसा तो है नहीं कि संज्ञा से ही हम जान जाएंगे कि संज्ञा की मीनिंग क्या। संज्ञा को समझने के लिए हमें इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को जानना होगा। तो ये पारिभाषिक के अंतर्गत, पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत आएगा। थर्ड पॉइंट है अर्ध पारिभाषिक। रस एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है और अपने विषय क्षेत्र में भी रस एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम सामान्य व्यवहार में भी करते हैं और अपने विषय क्षेत्र में भी करते हैं। भाषा में इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है सामान्य व्यवहार में। सामान्य व्यवहार के अंतर्गत एग्जाम्पल, एक बच्चा दूसरे बच्चे से गन्ने का रस पीकर तो मज़ा आ गया। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है गन्ने का रस पीकर तो मज़ा आ गया। ये सामान्य व्यवहार के अंतर्गत है। और दूसरा है विषय क्षेत्र में। अध्यापिका छात्रों से साहित्य में 9 रस होते हैं। अध्यापिका छात्रों को बता रही है कि साहित्य में 9 रस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अर्ध पारिभाषिक के ये 3 पॉइंट्स से थे, सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक। सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक, जिसका यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हाँ, थर्ड वाला एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अर्ध पारिभाषिक। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रस क्या है, मैम ने ये रस क्या लिखा है। तो रस भी एक टॉपिक है जो आप क्लास 9th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पे ये शब्द जो है एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ कि यहाँ पे आप कोई भी दूसरा शब्द लिख करके, कोई भी ऐसे शब्द लिखिए जो आप सामान्य व्यवहार में प्रयोग करते हैं और वही शब्द आप सेम टू सेम वही शब्द आप विषय क्षेत्र में भी प्रयोग करते, जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल में प्रयोग किया गया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है गन्ने का रस तो बहुत ही मीठा है, और अध्यापिका छात्र से कहती है साहित्य में 9 रस होते हैं। इस तरह से आप रस की जगह पे कोई दूसरा शब्द लिख करके और इसका एग्जाम्पल कमेंट में दीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इससे पहले हमने कौन कौन सा पढ़ा है? स्रोत एवं इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत एवं इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने आपको बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान से ही हमें लिखना और बोलना पढ़ना आता है। अगर व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हम ना सही लिख पाएंगे ना सही पढ़ पाएंगे। ओके, देखते हैं इसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन देखते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 8 वर्गों में बांट सकते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 8 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा क्रिया शब्द, चौथा विशेषण शब्द, पांचवा क्रिया विशेषण शब्द, छठा है संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक, आठवां है विस्मयादि बोधक शब्द। ये सारे शब्द आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा में आने नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं, आप सभी को पता है। बच्चा, जानवर, मनुष्य आदि। सर्वनाम शब्द हम, तुम्हारा, उन्हें, आपका आदि। क्रिया शब्द काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खेलना, रोना आदि। विशेषण शब्द है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण शब्द कहलाते हैं। तेज, अच्छा, ऊंचा आदि। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जल्दी से, धीरे से। संबंध बोधक के, बाहर, के लिए आदि। समुच्चय बोधक और, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। विस्मयादि बोधक वाह, अरे, हाय, जिसमें हम आश्चर्यचकित
हो जाते हैं। ये है व्याकरणिक प्रकार। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया है। 5वां है अर्थ के आधार पर। प्रत्येक शब्द का एक मूल अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का एक मूल अर्थ अवश्य होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित 8 रूप होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित 8 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, एकार्थ शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अर्थ भेद वाले शब्द, अवधारणात्मक शब्द, जिसके अंतर्गत 2 आते हैं पुनरुक्त शब्द, अनुकरण मूलक शब्द। तो सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। आपको पता होगा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द। एक शब्द वाले कई ऐसे शब्द मिल सकते हैं जिनके अर्थ एक ही होते हैं। एक ही अर्थ वाले कई शब्द होते हैं। जैसे इच्छा, इच्छा का है अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा आदि। इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ है। दूसरा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम मीन्स शब्दों का उल्टा। दिन है तो रात, रात है तो दिन, राजा है तो रंक और रंक है तो राजा, ऊंचा है। विलोम शब्द के बारे में तो आप सभी को पता है, शब्दों का अपोजिट लिखना। समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान हो। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे ग्रह, गृह। ग्रह मीन्स हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं और गृह दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं। ग्रह गृह सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के अर्थ भी एक जैसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रह होते हैं और गृह जहाँ हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ बताते हों। जैसे कि पहला का अर्थ क्या होगा? प्रथम, बच्चा, शिशु आदि। फिर है अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी एक शब्द से अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे वर्ण है, वर्ण का रंग चार भी होता है। जातियाँ, अज मीन्स शिव को भी अज कहते हैं। ब्रह्मा, बकरा को भी संस्कृत में हम अज कहते हैं। तो ये ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द में आएंगे। अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो अनुकरण के योग्य हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? अनुकरणीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे। जो कुछ ना जानता हो अज्ञेय। जिसकी गहराई का पता ना मिल सके। लास्ट पॉइंट है अवधारणात्मक शब्द। इसके अंतर्गत 2 भेद हैं, पुनरुक्त शब्द और अनुकरण मूलक शब्द। पुनरुक्त शब्द के अंतर्गत 3 भेद हैं, पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त, प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त। पूर्ण पुनरुक्त में आएगा जैसे कोई भी ऐसा शब्द है जो 2 बार रिपीट होता है। जैसे कभी कभी, सोते सोते, धीरे धीरे। ऐसे शब्द जो एक ही समान हो और 2 बार रिपीट हो उसे पूर्ण पुनरुक्त कहते। अपूर्ण पुनरुक्त है दूसरा शब्द पहले शब्द का कोई रूप होता है। दूसरा शब्द पहला शब्द का ही कोई रूप होता है। जैसे भूख, भाग, ठीक ठाक कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, अरे ठीक ठाक है। भीड़ भाड़, तो ये किस में आएगा? अपूर्ण पुनरुक्त के अंतर्गत आएगा। लास्ट है प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त। इसमें है दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि होती है। दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि होती है। जैसे रोटी, वोटी, खाना, वाना आदि। दूसरा अनुकरण मूलक शब्द।
कुछ शब्द मिलते जुलती आवाज़ों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, जैसे धम, खटाक, गड़गड़ाहट, सरसराहट आदि। ये शब्द अनुकरण मूलक शब्द होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड। शब्द विचार नोटबुक की कॉपी में इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू क्लास।